Please subscribe to my YouTube channel, Educational File. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है सबसे पहले तो हम इसका टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक है लॉन्ग टर्म, हमारे पास फाइनेंशियल डिसीजन, और चैप्टर है हमारे पास लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर में हम जो चीज़ पहले मालूम करते हैं वो है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये है जी ब्रेक इवन पॉइंट है हमारे पास। ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करने के लिए हमें सबसे पहला जो काम करना पड़ता है वो है हमारे पास सेल्स। हम सबसे पहले इसी को देखते हैं। उसके बाद हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, ये तीनों चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। अब सेल में सेलिंग सिर्फ प्राइस है, फिक्स्ड कास्ट की टोटल हमारे पास जो फिक्स कास्ट है वो है, और वेरिएबल कास्ट जो हमें पता है कि तब्दील होती रहती है। ठीक है जी। इसका हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक पॉइंट मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय हमारे पास है जी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम इस तरह से मालूम करते हैं तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट आसानी से मिल जाएगा। फर्ज करें कि हमारे पास जो फिक्स कास्ट है, ये जी फिक्स कास्ट है हमारे पास 2000 किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। वेरिएबल कास्ट पर यूनिट है हमारे पास 10 रुपये। सेलिंग प्राइस हमारे पास है, जिसे हम प्राइस से डोनेट करते हैं, वो है 12 रुपये। हम इसे देखते हैं कि हम इसे ब्रेक इवन पॉइंट कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करने के लिए फिक्स्ड कास्ट हमने इधर लिखा 1 2 3 डिवाइड सेलिंग प्राइस हमारे पास है 12 माइनस 10। अब हम देखेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे आता है, जहाँ पे हमारी जो है क्वांटिटी निकलती है। तो हम इधर देखते हैं जी, हमारे पास फिक्स कास्ट है 2000 डिवाइड 12 माइनस 10। तो हमारा ये निकल गया जी इसका, और हम दोबारा कर लेते हैं 3 डिवाइड ब्रैकेट स्टार्ट 12 माइनस 10 ब्रैकेट बंद। तो हमारे पास 1000 क्वांटिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ की पैदावार में, कि हमारा उस चीज़ का ब्रेक इवन पॉइंट मालूम कर लिया जाएगा। ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं कि ये ब्रेक इवन पॉइंट हम ग्राफ पे कैसे शो कर सकते हैं। अगर ग्राफ पे करना चाहें तो हम इस तरह से इसे ग्राफ पे भी शो कर लेते हैं जी। भाई ये हमने ग्राफ बना दिया जी। ग्राफ बनाने के बाद हमने देखा कि हमारे पास फिक्स कास्ट है। अगर ये फिक्स कास्ट हमारे पास 0 है, ये 1000 है, ठीक है, ये 2000 है, ये 3000 है, ठीक है, ऑनवर्ड इसी तरह चलता जाएगा। तो फिक्स्ड कास्ट हमने यूं लिख दिया जी, ये है हमारे पास फिक्स्ड कास्ट। ठीक है। उसके बाद जो हमारी अर्निंग है, जो हमारी सेल है या सेलिंग प्राइस है, वो इस तरह से हम इसे बना लेते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह बना लेते हैं भाई। ये बन गई हमारे पास सेलिंग प्राइस। ठीक है, या जिसे हम प्राइस का नाम देते हैं। उसके बाद हम
जो नेक्स्ट देखते हैं वो ये देखते हैं कि जी हमारा जो टोटल ऑपरेटिंग कास्ट है वो कितनी है। तो इस तरह हम टोटल ऑपरेटिंग कास्ट भी यहाँ पे निकाल देते हैं जी, टोटल ऑपरेटिंग कास्ट। ठीक है, अब टोटल ऑपरेटिंग कास्ट में हम देखते हैं कि भाई हमारे पास वो कौन सी क्वांटिटी है जिसे सेल करने पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट या हमारे पास आ जाएगा इसका क्वांटिटी का ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये हमारे पास क्वांटिटी का ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 1000। ठीक है जी, तो हम ये 0 कर देते हैं, इसे हम 500 कर देते हैं। ठीक है, और इससे आके हम 1500 कर देते हैं कि ये 1000 पॉइंट क्वांटिटी हमारे पास है जहाँ पे हमारी टोटल ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। इसी तरह अब इसी में दूसरा हिस्सा हम ये वाली साइड भी इसे भी सॉल्व कर देते हैं टोटल ऑपरेटिंग कास्ट में। टोटल ऑपरेटिंग कास्ट में हम इसे भी सॉल्व कर देते हैं। तो टोटल ऑपरेटिंग कास्ट में हमने देखा है कि हमारे फिक्स्ड कास्ट है 2000, ऑपरेटिंग कास्ट है 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 जो हमारी क्वांटिटी निकली है, और प्लस इसमें हमने शामिल कर दिया है 2000 रुपये। तो ये हमारा टोटल 12000 बनेगा। तो हम इसे बाकी और ये इधर हम लिखेंगे कि ये 12000 हमारे पास कास्ट है, जिसकी बुनियाद पे 12000 कास्ट और 1000 क्वांटिटी की बुनियाद पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है। ठीक है जी, अब हम इसका निकालते हैं अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है जी, अब इसे मालूम करने के लिए हमें पता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में हम किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखें ना तो पहले नंबर पे हमारे पास आएगा सेल्स। फर्ज करें कि हमारे पास सेल्स है 5000 रुपये। ठीक है, सेल्स के बाद हम नेक्स्ट जो स्टेज हम निकालते हैं वो है हमारे पास फिक्स्ड कास्ट निकालते हैं। तो हम इधर लिख देते हैं जी फिक्स्ड कास्ट। फर्ज करें हमारे पास फिक्स्ड कास्ट है 2000 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं वेरिएबल कास्ट। वेरिएबल कास्ट फर्ज करें हमारे पास है 1500। ठीक है, अब जब हम ये निकालेंगे, हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3500। तो बाकी हमारे पास बन जाएगा 1500 अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये हमें मालूम करने का तरीका आ गया जी। अगर हम इससे भी आगे चलते हैं और हम मालूम करते हैं कि अर्निंग पर शेयर कैसे मालूम किया जाता है, तो अर्निंग पर शेयर हमें मालूम करने के लिए इस फार्मूले पे अमल करते हुए नेक्स्ट जो हमारी स्टेज होगी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, तो हम इसमें से नेक्स्ट निकालेंगे इंटरेस्ट। इस रकम में से निकालेंगे, फर्ज करते हैं कि वो भी हमारे पास है जी 500। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालने के बाद जी हमारे पास बाकी बाकी अर्निंग बिफोर टैक्स की रकम 1000। ठीक है, ये है अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालते हैं इसमें से टैक्स निकालते हैं। टैक्स फर्ज करें कि हमारे पास है 40%। तो हमारे पास जो रकम है ये वाली, इसका हम निकाल देते हैं जी, टैक्स निकाल देते हैं। अब देखिए ना, हमारे पास अगर ये इंटरेस्ट है 40%, तो 60% हमारे पास बाकी रकम बन जाएगी। तो 60% का मतलब है अगर इसका 40% निकालें तो तकरीबन बनता है जी 400 टैक्स की मद में। तो बाकी जो बच जाएगा वो होगा अर्निंग हमारे पास आ जाएगी पर शेयर, लेकिन इसमें से डिविडेंड निकालेंगे जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम इसे कहेंगे, चलें अर्निंग टैक्स नहीं कर देते, हम इसे लिख देते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यूँ लिख देते हैं, हम लिख देते हैं जी नेट प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम निकाल देते हैं कि जी टैक्स निकालने के बाद हमारे पास जो बच गया वो है 600। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे नंबर पे जो निकालते हैं ना वो है डिविडेंड, प्रेफर्ड डिविडेंड। तो प्रेफर्ड डिविडेंड के लिए ना हम इसे लिखते हैं जी प्रेफर्ड डिविडेंड। अच्छा, ये मैं आपको ना सारा स्केच समझा देता हूँ कि आखिर इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, तब जाके हमें अर्निंग पर शेयर जो है ना वो वसूल होता है। अगर हम फर्ज करें कि प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड भी इसमें से 300 है जो हमने निकाल दिया है, तो बाकी बच जाएगा अर्निंग। हम यूं लिख देते हैं अर्निंग अवेलेबल। अच्छा जी, अर्निंग अवेलेबल तो हमने लिख दी कि हमारे पास जो अर्निंग है वो ये है 300 है। अगर फर्ज करें कि हमारे पास जो शेयर्स हैं, जो कॉमन स्टॉक शेयर, हम यूं कह दें कि हमारे पास है जी 100। ठीक है, अब 100 है, एंड पे हमारे पास जो अर्निंग निकली है वो 300 है। अगर हम अर्निंग अर्निंग अवेलेबल को डिवाइड कर दें कॉमन स्टॉक पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। ठीक है जी, अब जैसे हमारे पास अर्निंग है 300 है, हमने इधर 300 लिख दिया। कॉमन स्टॉक हमारे पास 100 है तो हमने इधर 100 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो अर्निंग पर शेयर है वो होगा 3।